नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। हमारे पास श्रोता द्वारा साझा किए गए कुछ स्रोत हैं और उन्हीं के आधार पर इस दुनिया में उतरेंगे। संगीत तो कहते हैं एक सार्वभौम भाषा है। आज हम खास तौर पर उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत को, जिसे हम हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। शुरुआत करें संगीत शब्द से ही, मतलब सम और गीत, गीत के साथ। और भारत में, जैसा कि हम जानते हैं, दो मुख्य धाराएं हैं, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। आज का हमारा फोकस हिंदुस्तानी पर है। सही। और हिंदुस्तानी संगीत की जड़ें वो तो काफी पुरानी हैं। लगभग 12वीं सदी से इसका विकास दिखता है। इसमें आपको वैदिक मंत्रोच्चार का प्रभाव मिलेगा, प्राचीन फारसी संगीत का भी। हाँ, वो मौसीकी असील। हाँ, मौसीकी असील। और साथ ही हमारी अपनी जो लोक परंपराएं हैं उनका भी मिश्रण है। एक तरह का संगम है ये। चाहिए तो फिर इसकी कुछ मूल बातों पर आते हैं, जैसे स्वर और सप्तक। 7 स्वर तो हम सब जानते हैं, सा रे गा मा पा धा नी। हाँ। लेकिन इसमें वो 5 कोमल और तीव्र स्वर भी जुड़ते हैं, तो कुल 12 स्वर हो जाते हैं। हाँ। और एक दिलचस्प बात जो स्रोत में थी कि पश्चिमी संगीत की तरह यहाँ सा की कोई फिक्स्ड पिच नहीं होती। नहीं होती, बिल्कुल। गायक या वादक अपने हिसाब से सा को कहीं भी स्थापित कर सकता है। यही इसका लचीलापन है। अच्छा। और फिर आते हैं सप्तक, मतलब रेंज। मंद्र यानी निचला, मध्य और तार यानी ऊंचा सप्तक। और वो जो स्वरों का जानवरों की आवाजों से संबंध है, सा मोर, रे बैल, हाँ। ये भी बड़ा रोचक है। हाँ, शायद याद रखने या सिखाने का तरीका रहा होगा, प्रकृति से जोड़ने का। हो सकता है ये परंपरा का हिस्सा है। प्रकृति से जुड़ाव तो है ही इस संगीत में। और फिर आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, राग। इसे संगीत की आत्मा कहा गया है। ये सिर्फ कुछ स्वर लगाना तो नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। राग सिर्फ स्वरों का समूह नहीं है, वो एक मूड है, एक भाव है। तकनीकी तौर पर देखें तो सप्तक में जो 22 सूक्ष्म अंतर हैं ध्वनि के, जिन्हें श्रुति कहते हैं, हाँ, श्रुतियां। उनमें से चुने हुए स्वरों का एक खास चलन, एक ढांचा है राग। हर राग का अपना व्यक्तित्व है, अपना रस है, जो खास भावनाएं जगाने के लिए होता है। और ये समय और मौसम से भी जुड़े होते हैं। हाँ, कई राग दिन के अलग अलग पहर या मौसमों से जुड़े हैं, जैसे सुबह के लिए भैरव या बरसात के लिए मेघमल्हार। ये उस माहौल को और गहरा बनाते हैं। कुछ राग लोक धुनों से आए, जैसे खमाज। कुछ पर बाहर का असर दिखता है, जैसे हिजाज। समझ गई। और इन सब को बांधता है ताल, मतलब रिदम। सही कहा। ताल यानी समय का चक्र। इसमें लय बहुत जरूरी है। धीमी यानी विलंबित, मीडियम यानी मध्य, और तेज यानी द्रुत। और मात्रा इसकी सबसे छोटी इकाई है। तबला आजकल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला ताल वाद्य है। अगर इतिहास देखें तो नाट्य शास्त्र वगैरह में संगीत का जिक्र तो है, पर ये हिंदुस्तानी और कर्नाटका का विभाजन कब साफ हुआ? देखिए, संकेत तो शारंगदेव के संगीता रत्नाकर में मिलने लगते हैं, वो 13वीं सदी की बात है। लेकिन दिल्ली सल्तनत और खासकर मुगल काल का असर बहुत बड़ा रहा। अमीर खुसरो का नाम आता है बार बार। बिल्कुल। 13वीं सदी में अमीर खुसरो, उन्होंने फारसी, तुर्की, अरबी और यहाँ की ब्रज भाषा, इन सब को मिलाया। कहते हैं यमन कल्याण जैसा राग या फिर ख्याल और तराना जैसी शैलियां शायद उन्हीं की देन है। सितार भी उन्हीं से जोड़ा जाता है। और तानसेन, अकबर के दरबार वाले? हाँ, मियां तानसेन, उनकी तो कहानियां मशहूर हैं। राग दीपक से दिए जलाने वाले। हाँ हाँ। वो शायद संगीत की शक्ति दिखाने का एक तरीका है, पर वो ध्रुपद गायकी के महान गायक थे। ग्वालियर के राजा मानसिंह तोमर ने भी ध्रुपद को बहुत बढ़ाया। इसी समय भक्ति और सूफी संगीत भी तो था। जरूर। जयदेव, कमीर, नानक, मीराबाई, इन संतों ने संगीत को आम लोगों तक पहुंचाया। उनके भजन शब्द आज भी गाए जाते हैं। और फिर ये घराने कैसे बने? जब मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ तो संगीतकार अलग अलग राज्यों में चले गए। वहां उन्हें राजाओं का आश्रय मिला और वहीं पर संगीत सिखाने और गाने की अपनी अपनी खास शैलियां विकसित हुई। वही घराने कहलाए। ग्वालियर, आगरा, किराना, जयपुर, कई सारे। चलिए अब गायन के रूपों पर आते हैं। सबसे पुराना है ध्रुपद। वो कैसा होता है? ध्रुपद बहुत गंभीर, ध्यान लगाने वाली शैली है। इसमें आलाप पर, मतलब राग को धीरे धीरे खोलने पर बहुत जोर होता है। ज्यादातर पुरुष गायक गाते हैं, साथ में तानपुरा और पखावज होता है। तानसेन इसी के थे। डागर परिवार ने इसे जिंदा रखा है। और ख्याल, ये आजकल ज्यादा सुनने को मिलता है। हाँ, ख्याल थोड़ा ज्यादा लचीला है ध्रुपद से।
इसमें भावनाएं दिखाने और इम्प्रोवाइज करने की ज्यादा गुंजाइश होती है। सदारंग जैसे संगीतकारों ने इसे बहुत लोकप्रिय बनाया। फिर तराना भी है, वो तेज होता है। हाँ, तराना बहुत तेज लय में जोश से भरा होता है, उसमें लयकारी का कमाल दिखता है। और कुछ हल्के फुल्के रूप भी हैं, जैसे ठुमरी, गजल। बिल्कुल, ठुमरी अर्धशास्त्रीय है, ज्यादातर रोमांटिक होती है ब्रज भाषा में, और गजल वो तो मूल रूप से शायरी है फारसी की, जो उर्दू में आई और उसे गाने का एक खास अर्धशास्त्रीय अंदाज बन गया। इनके अलावा भजन, कव्वाली, लोक संगीत, ये सब भी है। और हाँ, फिल्मी संगीत, जो शायद सबसे ज्यादा सुना जाता है। हाँ, फिल्मी संगीत में भी शास्त्रीयता के तत्व मिल जाते हैं अक्सर। वाद्य संगीत के बारे में क्या कहेंगे? इंस्ट्रूमेंटल। वाद्य संगीत भी बहुत पुराना है। वीणा का तो खैर ऐतिहासिक महत्व है ही, पर आजकल सितार और सरोद ज्यादा लोकप्रिय हैं। इन पर थोड़ा फारसी असर भी दिखता है। ताल वाद्यों में तबला सबसे अहम है। पखावज ध्रुपद में बजता है, फिर बांसुरी, सारंगी, हारमोनियम, ये सब भी हैं। और हाँ, आजकल वाद्य संगीत अपने आप में एक अलग धारा बन गया है। तो कुल मिलाकर हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की ये परंपरा वाकई बहुत गहरी है, बहुत विविध है। इतिहास, कला, आध्यात्मिकता, सब कुछ जुड़ा है इसमें। बिल्कुल। और श्रोताओं के लिए एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि राग समय और मौसम से जुड़े हैं, तो क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में संगीत के जरिए प्रकृति से वापस जुड़ने का ये एक तरीका हो सकता है? हाँ।